इस कहानी की शुरुआत में हमें मोरक्को के शहर मराकश सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक टैक्सी स्टैंड पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शाकिब है। वो दिखने में बाकी लोगों से थोड़ा अलग लगता है। वो उन सभी लोगों को दीन और ईमान की बातें बता रहा होता है और कहता है कि शैतान हर जगह मौजूद है। वो समझाता है कि शैतान इंसान को अपने सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें होशियार रहना चाहिए। बाकी ड्राइवर्स उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लेते और उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। वो उसे पागल समझते हैं और उसे कहते हैं कि वो चुप हो जाए और फालतू बातें ना करे। इनमें से एक ड्राइवर शाकिब को टोकता है और कहता है कि अपना काम करो और दिमाग खराब मत करो। लेकिन शाकिब शांति से उनकी बातें सुनता है और अपने मिशन और सोच से पीछे नहीं हटता। उसे लगता है कि वो किसी खास मकसद के लिए बना है। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आती है जो दिखने में काफी महंगी और वीआईपी लगती है। इस गाड़ी में से उनका बॉस, जिसे वो लोग कौंसल कहते हैं, उसका एक आदमी निकलता है। वो आदमी भीड़ से शाकिब को ढूंढता है और उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है। वो शाकिब को एक खास मिशन देता है जो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन शाकिब उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। वो आदमी कहता है कि एक शेख को सिजिल मासा तक जाना है और उन्हें एक गाइड की सख्त जरूरत है। वो शाकिब को समझाता है कि ये काम बहुत जरूरी है और शेख को सही सलामत वहाँ पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाकिब इस काम के लिए फौरन तैयार हो जाता है बिना कोई सवाल किए। दरअसल वो इसे किसी बॉस का ऑर्डर नहीं समझता, बल्कि वो इसे खुदा का काम समझता है। वो आदमी शाकिब को उसके मिशन के लिए भेज देता है और शाकिब वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ से मूवी का सीन बदलता है और हम सीधा एटलास माउंटेन के रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें एक पुराना काफिला दिखाई देता है जो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा होता है। ये जिस जगह से गुजर रहे होते हैं वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती और उनके कपड़े देखकर लगता है कि ये किसी पुराने जमाने की कहानी है। इनके चेहरों पर सफर की थकान साफ दिखाई देती है और लगता है कि वो कई दिनों से चल रहे हैं। इस काफिले में एक बूढ़ा शेख होता है जो बहुत कमजोर है और मरने की हालत में होता है। शेख घोड़े पर मुश्किल से बैठा हुआ होता है। उसका जिस्म अब जवाब दे रहा है। वो बार बार गिरने वाला होता है लेकिन खुद को संभाल लेता है ताकि सफर ना रुके। इस काफिले में दो आदमी होते हैं जिनका नाम अहमद और सैद है, जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग बिहेव कर रहे होते हैं। इनके चेहरों और हरकतों से पता चल जाता है कि ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं है। दरअसल ये दोनों चोर और धोखेबाज हैं जो सिर्फ पैसे के लिए इस काफिले के साथ चले आ रहे हैं। रास्ता बहुत मुश्किल है और धूप बहुत तेज है जिसकी वजह से सबकी हालत खराब हो रही होती है। अब शेख काफिला रोकने का हुक्म देता है क्योंकि उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अपने साथियों से कहता है कि मेरी मौत अब करीब है। वो कहता है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे यहाँ पर मत दफनाना, बल्कि उसे सिजिल मासा ले जाया जाए जहाँ उसके बुजुर्ग दफन है। ये एक बहुत मुश्किल डिमांड होती है क्योंकि सिजिल मासा भी यहाँ से बहुत दूर होता है। अब इसके बाद रात हो जाती है और काफिला वहीं पहाड़ों के बीच कैंप लगाता है ताकि वहाँ वो आराम कर सके। सब लोग आग के चारों तरफ बैठे होते हैं और अहमद और सैद अलग बैठे होते हैं और वो आपस में कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन सफर फिर से शुरू होता है लेकिन शेख अब घोड़े पर बैठने के काबिल नहीं रहता और कुछ देर बाद शेख की सांसें रुक जाती हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। शेख की मौत के बाद काफिले में सन्नाटा छा जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि लाश का क्या किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। काफिले का जो असली गाइड है वो कहता है कि शेख मर चुका है और सिजिल मासा यहाँ से बहुत दूर है। वो समझाता है कि आगे का रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता है जो बहुत खतरनाक और लंबा है। इतने लंबे सफर में लाश खराब हो जाएगी और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसके बाद गाइड फैसला करता है कि शेख को यहीं कहीं पास में दफना देना चाहिए और यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अहमद और सैद अपना अलग ही प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वो शेख की लाश को सिजिल मासा तक ले जाएंगे तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। सैद आगे आता है और झूठ बोलता है कि वो रास्ता जानता है। वो बड़े यकीन से कहता है कि मैं शेख को सिजिल मासा ले जाऊंगा, मैं पहाड़ों के छोटे रास्ते से वाकिफ हूँ। पर गाइड उन पर भरोसा नहीं करता और वो मना कर देता है कि अब वो आगे नहीं जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब गाइड और बाकी लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं और शेख की लाश को वहीं छोड़ देते हैं और इस तरह काफिला दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग और गाइड वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सिर्फ अहमद और सैद शेख की लाश के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उन्होंने लाश को एक कंबल में लपेट दिया होता है और उसे एक खच्चर पर लाद दिया होता है। अब ये छोटा सा ग्रुप आगे बढ़ता है और वो रेगिस्तान से निकलकर पहाड़ी इलाके की गहराई में जाते हैं। इनके पास ना तो सही नक्शा है और ना ही उन्हें सही रास्ते का पता है। ये लोग बस अंदाजे से आगे बढ़ रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सिजिल मासा पहुंच जाएंगे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो बिल्कुल अकेला होता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी स्टैंड वाला शाकिब है जो अब यहाँ पर पहुंच चुका है। शाकिब अचानक से उनके रास्ते में आ जाता है जिसे वो हवा से पैदा हुआ हो। वो उन्हें रोकता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तुम्हारा नया गाइड हूँ। अहमद और सैद उसे शक की नजर से देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है। शाकिब कहता है कि मुझे भेजा गया है ताकि मैं शेख की हिफाजत कर सकूं। अहमद उसे पागल समझता है और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है लेकिन शाकिब जिद करता है कि वो उनके साथ ही जाएगा और उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। सैद अहमद को समझाता है कि रहने दो, शायद ये आदमी हमारे काम आ जाए।
इस तरह शाकिब भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ता बहुत पथरीला और मुश्किल होता जा रहा है, पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और हवा तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से खच्चर जिस पर शेख की लाश लदी हुई है वो बार बार रुक जाता है और चलने से इनकार कर देता है। शाकिब पूरे रास्ते खुदा का नाम लेता रहता है और हर चीज को गौर से देखता है। वो हर पत्थर और हर झाड़ी को ध्यान से देखता है जैसे वो उनसे बातें कर रहा हो। अहमद को शाकिब की अजीब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस पर चिढ़ने लगता है। वो शाकिब को अजीब नजरों से देखता है कि ये आदमी किस दुनिया का है। अब कुछ दूर चलने के बाद इनकी मुलाकात एक और छोटे ग्रुप से होती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी मौजूद होते हैं जिसका नाम इकराम है। इकराम एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं सकती लेकिन वो सब कुछ समझती है। शाकिब और अहमद उनसे मदद मांगते हैं क्योंकि वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। वो बूढ़ा आदमी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब ये ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो सब मिलकर एटलस माउंटेन्स की चोटी की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में एक जगह वो लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। अहमद को ये सफर बहुत भारी पड़ रहा होता है और वो आगे नहीं जाना चाहता, जिसके बाद हम देखते हैं कि अहमद चुपके से उस खच्चर के पास जाता है जिस पर लाश लदी हुई है। अहमद जानबूझकर खच्चर की रस्सी खोल देता है ताकि खच्चर भाग जाए और होता भी ऐसा ही है। खच्चर वहाँ से भाग जाता है और कहीं गायब हो जाता है। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। अहमद झूठा नाटक करता है कि खच्चर खुद भाग गया और अब हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन शाकिब हार नहीं मानता। वो कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। अब इनके पास लाश को ले जाने के लिए कोई जानवर नहीं बचा होता और मजबूरी में इन्हें शेख की लाश को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। अहमद और सैयद लाश को उठाते हैं और ये काम बहुत थका देने वाला होता है। लाश का वजन उनके कंधों पर भारी पड़ने लगता है। पहाड़ की चढ़ाई इतनी खड़ी होती है कि हर कदम पर फिसलने का डर होता है। शाकिब और वो बूढ़ा आदमी आगे चलकर रास्ता ढूंढते हैं जबकि अहमद और सैयद लाश का वजन उठाते हैं। अब सफर करते करते इन्हें रात हो जाती है और वो लोग एक गुफा जैसी जगह पर रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनके पास आग जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियाँ नहीं होती। अहमद गुस्से में सैयद को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसे लगता है कि वो फंस गए हैं और सैयद ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया है। सैयद अभी भी पैसे की लालच में है और वो उम्मीद करता है कि मंजिल अब बहुत करीब है, लेकिन असल में सैयद रास्ता नहीं जानता। वो बस अंधेरे में तीर चला रहा है। अगली सुबह सफर फिर से शुरू होता है और उनकी मुश्किलातें और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। रास्ता अब खत्म हो चुका है और उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। लाश को उठाना अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अहमद थक कर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती है। शाकिब उसे देखता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है। वो बार बार अपनी कहावत दोहराता है कि जो अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। बूढ़ा आदमी भी उन्हें समझाता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे ही जाना होगा। जिसके बाद ये लोग मुश्किल से पहाड़ पार करते हैं और नीचे की तरफ उतरते हैं। नीचे पहुंचकर वो एक इलाके में आते हैं जो काफी सुनसान और खतरनाक लगता है। दरअसल यहाँ पर कुछ पहाड़ी डाकुओं का राज होता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ते। जिसके बाद हमें कुछ हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक डाकू हैं। शाकिब, अहमद और बाकी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं और अचानक से ये लोग इन पर हमला कर देते हैं और वो लोग इन पर टूट पड़ते हैं और इस हमले में सैयद अपनी जान बचा नहीं पाता और वो मारा जाता है। उसके लालच ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया होता है। वो बूढ़ा आदमी भी इस झड़प में मारा जाता है। शाकिब और अहमद किसी तरह छुप कर अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन डाकू इकराम को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर ले जाते हैं। वो लोग इकराम को अपने कैंप की तरफ ले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अहमद अकेला पड़ जाता है। सैयद और वो बूढ़ा आदमी मर चुके हैं और इकराम को वो ले गए। शेख की लाश अभी भी इनके पास है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं लगता। अहमद डर के मारे कांप रहा होता है और शाकिब को देखता है, लेकिन शाकिब हिम्मत नहीं हारता है। यहाँ पर उसका किरदार बदलता है। वो अब सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक लीडर की तरह बिहेव करता है। वो अहमद को समझाता है कि हम हार नहीं मान सकते। शाकिब कहता है कि हमें इकराम को बचाना होगा और शेख को मंजिल तक पहुंचाना होगा। यहाँ पर मूवी का सीन बदलता है और हमें पैरेलल वर्ल्ड की झलक मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में शाकिब के साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में शाकिब और अहमद एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। अहमद जो पहले सिर्फ पैसे के लिए था, अब वो पूरी तरह बदल जाता है। वो शाकिब की बात मानता है और इकराम को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग डाकुओं के कैंप की तरफ बढ़ते हैं जो पहाड़ों में छुपा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाकिब और अहमद हथियार उठा लेते हैं। इनका मकसद अब सिर्फ सिजल मासा पहुँचना नहीं बल्कि इकराम को आजाद कराना है। अब शाकिब और अहमद डाकुओं के इलाके में घुस जाते हैं। अहमद और शाकिब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये दोनों उस भीड़ में घुस जाते हैं जहाँ इकराम को रखा गया है। ये सफर जो एक लाश को दफनाने के लिए शुरू हुआ था, अब एक जिंदगी बचाने की जंग बन जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें वापस मॉडर्न डे दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें वही टैक्सी ड्राइवर्स दिखाई देते हैं जो शुरू में थे, लेकिन अब वो गाड़ियों में बैठकर तेजी से रेगिस्तान में ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग किसी को बचाने या किसी मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन ये सीन किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर खत्म नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि इकराम बच गए या नहीं। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, पापा दरवाजा खोल दो। पापा एकदम रुक गए। 20 साल में पहली बार उसने उन्हें पापा कहा था और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराने लगी। उन्होंने घबरा कर पूछा, गुड़िया? बाहर से तुरंत जवाब आया, पापा मैंने कहा ना बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। पापा का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने झरोखे से बाहर झांका। बरामदे में कोई भी खड़ा नहीं था। फिर भी मन ने कहा शायद वो दिख नहीं रही। उन्होंने दरवाजा खोलने का सोचा ही था कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बेटी का मैसेज था, पापा मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। उनके हाथ कांपने लगे। अगर बेटी रास्ते में है तो बाहर जो आवाज आ रही थी वो कौन थी? उन्होंने भारी आवाज में कहा, ब्रूक। बाहर खड़ी लड़की बोली, पापा सच में हालत खराब हो रही है। पापा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पापा कहकर नहीं बुलाया। एक पल की खामोशी, फिर जवाब आया, आप क्या बोल रहे हो? मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती, मैं अंदर आ रही हूँ। पापा ने झूठी तसल्ली देते हुए कहा,
रुको और बरामदे की लाइट जला दी। फिर से झरोखे से देखा, अब भी बाहर कोई नहीं। उन्होंने नीचे झुककर मेल स्लॉट से झांका, फर्श खाली था। लेकिन तभी उनकी नजर सामने खड़ी बाइक के शीशे पर पड़ी। उस रिफ्लेक्शन में उन्होंने देखा दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटका हुआ था। उनकी सांस अटक गई। अचानक बाहर से जोरदार धमाका